Good morning, students. How are you all? Welcomes you again in Virdi Science. Today I am going to start about the terminology of ecology and the environment. तो आज इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट इज एबायोटिक फैक्टर, अजैविक घटक. एक्चुअली एबायोटिक फैक्टर जो हैं दे आर द नॉन लिविंग एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट abiotic components like soil, water, air, sunlight, etc. अजैविक घटक जो होते हैं वो नॉन लिविंग है, यानी कि जो निर्जीव हैं, जैसे कि धरती पे सॉइल है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है. इनके बगैर भी हमारा जो जीवन है सरवाइव नहीं कर पाते, तो इनको हम एबायोटिक फैक्टर कहते हैं. और दूसरे जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनके अंदर आते हैं सभी प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स. सेकेंड टर्म इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर वातावरण. वातावरण जो है वो फिजिकल मिक्सचर है, ठीक है. एनवायरनमेंट जो है वो सराउंडिंग है, एंड एटमॉस्फेयर जो है वो एक फिजिकल मिक्सचर है जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक गैसेस रहती हैं, वाटर वेपर रहता है, एंड सस्पेंडेड पार्टिकल यानी कि कण जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में प्रेजेंट रहते हैं. तो ये जो है सराउंड करते हैं अर्थ को सारी ही तरफ से, सभी साइड से अर्थ को, और ये बनाते हैं एटमॉस्फेयर. थर्ड इज ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स जिसको आप हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी, यानी ऑटोट्रॉफ्स जितने भी प्लांट्स हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, जिसमें उनको कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया. तो ये अपना भोजन खुद बनाते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई. और प्लांट्स तो सभी ही प्लांट्स जो हैं उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है. और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसमें ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट है अमेंजेलिज्म. अमेंजेलिज्म का मतलब होता है ये एक टाइप है, ये एक प्रकार है इंटरेक्शन का. देखिए हम इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी कि हमारे जो म्यूचुअल इंटरेक्शंस होते हैं आपस में, यानी बायोटिक फैक्टर में या एबायोटिक फैक्टर्स में, अगर प्लांट्स और एनिमल्स ये किसी एक रिलेशन में रहते हैं, तो लेकिन उनका रिलेशन अपनी ही जाति के साथ, दूसरी जातियों के साथ या एनवायरनमेंट के साथ रहता है. तो अमेंजेलिज्म भी एक इंटरेक्शन है जो दो स्पीसीज के बीच में होता है, जिसमें से एक स्पीसीज को नुकसान होता है और दूसरी स्पीसीज जो है उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता. तो इस तरह से कई कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं. जैसे आप देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि बार्सिलोना जो है वो वेल की टेल में रहती है, तो इससे वेल को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसको जो है लोकोमोशन के लिए एक हेल्प मिल जाती है. तो ये जो है इंटरेक्शंस होते हैं, ये इंटरेक्शंस नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं. तो उसकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट में बताऊंगी. बायोम, जिसको हिंदी में बोला जाता है जीवोम. बायोम जो है वो एक नेचुरल, मैंने ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बायोम जीवोम जो है वो टेरेस्ट्रियल जितना भी एरिया है, जितना भी स्थलीय पारितंत्र है, ठीक है, जो स्थलीय का मतलब है टेरेस्ट्रियल पारितंत्र है, उसके अंदर ही बायोम सिर्फ उसी को ही काउंट किया जाता है. उसमें आप देखिए फॉरेस्ट, जितने भी प्रकार के वन हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इन यूनिवर्स, जो भी हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रकार के वन आएंगे वो वन जो है इसी में इंक्लूड किए जाएंगे, चाहे वो ग्रास लैंड्स हैं विच आर कनेक्टेड विद द क्लाइमेटिक रेजिम्स. जैसा मैं, क्लाइमेटिक रेजिम्स का मतलब है उनकी रेनफॉल वर्षा किस आधार पे होती है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, वहाँ की जलवायु कैसी, उसके आधार पर जो उनको कैटेगराइज किया जाता है, या हम कह सकते हैं विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनशाइन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल. ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये क्लाइमेटिक कंडीशन को कवर करते हैं, और यही जो है वो किसी भी एरिया में बायोम, इकोसिस्टम में वो बायोम का निर्माण करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इकोलॉजी. इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स. इकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, जिसमें हम अजैविक और जैविक घटकों के बारे में स्टडी करते हैं. तो ये कंसेप्ट जो है वो एजी टेंसले ने दिया था. इसके बाद में हम स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट
his lifetime directly or indirectly constitute environment. देखिए अभी हमने पीछे अभी टर्म पढ़ी है जो हमने पढ़ी थी एटमॉस्फेयर, तो वो एक फिजिकल मिक्सचर था। एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या होता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जिस माहौल में, जिस वातावरण में रहता है, पूरी लाइफ टाइम रहता है, वो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कहता है। जैसे हम कहते हैं ना इसके घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा तो उसका डेवलपमेंट, उस बच्चे का, उस बच्चे की ग्रोथ, और एक जिस बच्चे के घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, यानी कि उसके पेरेंट्स जो है वो बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या तो हम कहते हैं इसके घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी लाइफ में, उसकी एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट करता है। अब ये है इकोफीन और इकैड, दीज टू आर द सेम टर्म्स। इकोफीन और इकैड का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशंस, द पॉपुलेशन विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेम जीनोटाइप बट different phenotype in a particular habitat is called ecophen. जनरली आप ये कह सकते हो कि वो पॉपुलेशंस जिनमें, अब देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप दो टर्म्स आई। जीनोटाइप आपको पता है जीन्स के आधार पे जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं तो जीनोटाइपिक स्टडी, और फिनो का मतलब उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसको बाह्य आकार की जिसको हम बोलते हैं उसके आधार पे हम तो फिनोटाइप, यानी जब पॉपुलेशंस के अंदर जीनोटाइप तो सेम है, यानी कि उसकी स्पीसीज सेम है, लेकिन किसी कारण से वो किसी दूसरे एनवायरनमेंट में या कहीं ऐसे एरिया में चले गए जहाँ टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है या वो अलग है, तो इस तरह का जो चेंज आता है वहाँ पर उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने पर जो चेंज आता है, इस तरह के चेंजेस होते हैं टेम्परेरी चेंजेस। यानी अगर कोई पॉपुलेशन सपोज कीजिए एक बार के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में चले गए, लेकिन अगर उनके जीन्स और यहाँ पर रहने वाले एरियाज में जो जीन्स हैं ऑर्गेनिज्म के वो सेम है, अगर वो वापस फिर आ जाते हैं तो उनके जीन्स कभी चेंज नहीं होंगे, जेनेटिकली वो सेम रहेंगे, बट कुछ एक चेंजेस एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती हैं, तो इसको आप बोलते हो इकोफीन। और ये होते हैं टेम्परेरी, मैं आपको बता रही हूँ ये होते हैं टेम्परेरी चेंजेस, ठीक है। और इकोटाइप जो होते हैं वो परमानेंटली चेंजेस होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स या एनिमल स्पीसीज जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट क्रिएट कर लेती हैं, तो उस हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं, अनुकूलित कर लेती हैं लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन के बेस पे, तो उसको हम इकोटाइप कहते हैं। इसका एक जनरल से एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप एलिफेंट की बात करें, इंडिया का एलिफेंट आप देखते हैं और एक अब हम अफ्रीका का एलिफेंट देखते हैं, अगर वो दोनों ही एक ही जगह पर आ जाए तो हम पहचान कर लेंगे कि ये इंडियन है और ये इंडिया का नहीं है, अफ्रीकन है। तो उसमें क्या है, उसकी आउटर जो स्ट्रक्चर है ऐसा हुआ कि वो वहाँ के ही एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट हो गया, उसकी बॉडी के साइज में, उसके ईयर के साइज में, उसको देखने में जो आउटलुक है उसके अंदर कुछ जो है हमें डिफरेंस लगता है, तो वो एक परमानेंट चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इकोटाइप। नाउ द इकोटोन, देखिए टोन, जोन, ठीक है। इकोटोन जो है वो एक ऐसा एरिया है, ऐसा जंक्शन है जहां पर दो या दो से ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम्स, यानी अलग अलग इकोसिस्टम, जैसे एस्ट्री है ना और ग्रासलैंड्स है, राइट। तो एस्ट्रीज वगैरह क्या होते हैं, जहां पर आप कह सकते हो फ्रेश वाटर एंड द साल्टी वाटर, दे बोथ आर मिक्स टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड दैट इज कॉल्ड एस्ट्री। उसके अंदर क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो खारे पानी के, साल्टी वाटर के होंगे और एनिमल्स और उसमें रहेंगे, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें फ्रेश वाटर, तो जिस जगह पर वो मिलेगा वहां पर एक नया इकोसिस्टम बन जाता है। इस तरह ये इकोटोन, ये जोन्स हैं, जंक्शन है, क्योंकि दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके अंदर आते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है इसमें स्टडी करते हैं, उसके बारे में कुछ और टर्म्स हैं। Now next is EIA. EIA, it means it is the environmental impact assessment. ये एक assessment है जिसमें हम जो environment के अंदर जितने प्रकार के effects होते हैं, चाहे वो अच्छे प्रभाव हों या बुरे प्रभाव हों, उनका analysis किया जाता है, right? Next is ecological niche. Ecological niche जो होता है वो किसी भी area के या किसी भी ecosystem में
वहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनका टोटल जब लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निच। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इट्स अनदर नेम इज 10% एनर्जी लॉस, जो आपने पढ़ा है, जो ऑडम के थ्रू दिया गया था, ईपी ऑडम। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी या 10% एनर्जी लॉ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है, एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक। फॉर एग्जांपल जितने भी हम लोग इकोसिस्टम पढ़ते हैं उसमें प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो उनको खाने वाले हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स, यानी कि इस तरीके से जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड बनता है, तो ये एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है और ये हमेशा आगे एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के अंदर में है। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि पानी में अगर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए, जो कि एक तरह से केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने के बाद में जब वो बाहर निकलते हैं उनको फ्लश आउट किया जाता है, उस समय में अगर इन फॉस्फेट्स की या नाइट्रेट्स की कंटेंट ज़्यादा हो जाती है वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो वो जो है एल्गल ब्लूम यानी एल्गी के लिए वो एक न्यूट्रिशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो एक बेड बना लेती है, तो जिसको एल्गल बेड या एल्गल ब्लूम बोलते हैं, जिससे वो कवर कर लेती है और नीचे उस इकोसिस्टम में रहने वाले जो दूसरे जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बेंथिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो किसी भी इकोसिस्टम में, वैसे एक्वाटिक की बात करें हम यहाँ पर, तो जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर जो सबसे बॉटम के अंदर नीचे रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को एक टर्म दी गई है जिसको बोलते हैं बेंथिक एनिमल्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट टर्म है बायोडाइवर्सिटी। इन हिंदी इट इज कॉल्ड जैव विविधता। इसके अंदर क्या होता है कि जितना जो भी इकोसिस्टम है उसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं या जितनी भी वैरायटीज हैं एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, अगर हम उन सब के बारे में टोटल उनका लगाएं कि इसमें टोटल कितनी प्लांट्स, कितने एनिमल्स और ये सब हैं और कितने टाइप की स्पीसीज है, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज बायो जियो केमिकल साइकिल। इन हिंदी दैट इज कॉल्ड जैव भू रासायनिक चक्र। एक्चुअली देखिए, जो ये जैव भू रासायनिक चक्र हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो गैसियस टाइप के होते हैं, ठीक है, जो कि बाय एयर जो है प्लांट्स को और एनिमल्स को वो अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं, और एक होते हैं सेडिमेंट्री में आते हैं सल्फर एंड फॉस्फोरस, और बाकी सब जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक गैसेस में आते हैं। तो इसमें जो सर्कुलर पाथवे फ्रॉम विच द एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, जो ये इस तरह के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर सर्कुलेट होते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट एंड वाइस वर्सा, मीन्स की ऑर्गेनिज्म से वो प्लांट्स में और प्लांट्स के थ्रू हम लोग जो है वो इस साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बायो जियो केमिकल साइकिल। और इनके एक एक साइकिल की डिटेल्स हम नेक्स्ट लेसन चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एज इफेक्ट। एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्पीसीज या पॉपुलेशंस की डेंसिटी, उनका घनत्व जो होता है, इकोटोन, अभी हमने इकोटोन की टर्म पढ़ी कि इकोटोन एक जंक्शन एरिया है जहां पर दो अलग अलग टाइप के जो इकोसिस्टम्स हैं वो एक जगह आके, जैसे एस्ट्री वगैरह, वहां पर कलेक्ट होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उस एक एरिया के अंदर, उस इकोटोन के अंदर कुछ एक तरह की स्पीसीज का वहां पर अबंडेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलती है, ग्रेटर क्वांटिटी में हो जाती है दूसरी कम्युनिटी की बजाय। तो इस तरह से हम उसको कह देते हैं कि दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोसिनोसिस। बायोसिनोसिस जो है ये एक नाम है जो कि यूज किया जाता है जब हम कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि इकोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हम इसमें ऑर्टिकोलॉजी, सिन इकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, टाइप्स के बारे में। तो जब कम्युनिटी इकोलॉजी की हम डिटेल करते हैं दैट इज कॉल्ड बायोसिनोसिस।
हॉलोसिनोसिस का मतलब ये वर्ड यूज किया जाता है इकोसिस्टम में, यानी कि जब रिलेशनशिप बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। एंड बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि बायोस्फीयर जैव मंडल जो है वो सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है, जो कि लिथोस्फीयर भूमंडल, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है जल, जलमंडल, और एटमॉस्फेयर वायुमंडल, इन तीनों से मिलकर हमारा जैव मंडल बनता है, जो कि सबसे बड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कंटेंट माना जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक। नाउ द नेक्स्ट इज ऑटोट्रोफ्स, इन हिंदी दैट इज कॉल्ड स्वपोषी। ऑटोट्रोफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट, प्रकाश संश्लेषण से। तो ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, ठीक है। तो इसमें प्लांट्स है और साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ये ग्रीन कलर के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसलिए इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हीटरोट्रॉफ्स जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड दूसरे की बॉडी से, चाहे वो डेड हो या वो अलाइव जिंदा हो, जीवित हो, उन ऑर्गेनिज्म से अपने फूड के लिए उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं हीटरोट्रॉफ्स, या हम कहते हैं परपोषी इन हिंदी। दे आर द ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि वो जो भी कॉम्प्लेक्स एनर्जी, उनकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, उसके लिए जो कंपाउंड्स लेने हैं वो दूसरे की बॉडी से लेने हैं, फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी डेड और अलाइव। जैसे एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गई, एंड बैक्टीरिया, क्योंकि फंगस जिसको हम जनरल भाषा में कह देते हैं कि उल्ली, तो वो भी जो है डेड और डिकेइंग मैटर्स के ऊपर जो है प्रेजेंट रहती है, वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेती है। नेक्स्ट इज हर्बीवोर्स, इन हिंदी दैट इज कॉल्ड शाकाहारी। इनको प्लांट ईटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ इनका भोजन जो होता है दैट इज ओनली प्लांट्स, जैसे काउज हैं, एलिफेंट्स हैं, गॉड्स हैं, रैबिट्स हैं, ये सब आएंगे। कार्निवोर्स का मतलब हुआ मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब हुआ कि ये अपने फूड के लिए दूसरे को मार कर खाना, दूसरे के बॉडी को मतलब फ्लैश मांस के रूप में खाना। कैट हो गया, डॉग है, लॉयन है, जितने भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन में मांस को ही लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्निवोर्स। देन डेट्रिटिवोरस, डेट्रिटिवोरस का मतलब होता है कि ये हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंजेस्ट करते हैं और ईट करते हैं इनको डेड ऑर्गेनिक मैटर को। जितने भी मृत, किसी भी रूप में जो मृत, चाहे प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, अगर वो मृत रूप में हैं उनको वो डायरेक्टली ही खा जाएंगे। जैसे अर्थवर्म है, वुडलाइस है, तो ये इनको डीकम्पोजिशन में और इसमें थोड़ा सा चेंज ये रहता है कि ये डायरेक्टली ही उसको भोजन को खाते हैं और पचाते हैं, लेकिन वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा। और जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो भी हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ही खाएंगे, बट उसको पहले उन्हें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज करना पड़ता है, और इस प्रोसेस के लिए वो कुछ एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं, जिससे वो जो भी उन्होंने खाया है, जो भी रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को उन्होंने जब छोटे मॉलिक्यूल्स में बदला, तो उसके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस एंजाइमेटिक रिएक्शन से वो पहले ऑर्गेनिक जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको दूसरे मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं, तब वो खाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही रहता है कि डेट्रिटिवोरस जो है वो डायरेक्टली ये भी डेड ऑर्गेनिजम्स पर होते हैं, मृत जीवों, मृतोपोषी जिसको कहते हैं, ये मृत जीवों पर या प्लांट्स पर होते हैं, और डीकम्पोजर्स वो भी मृत ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर होते हैं, डेड ऑर्गेनिक। लेकिन दोनों में सिर्फ फर्क इतना ही है कि डेट्रिटिवोरस इसको डायरेक्ट खा लेंगे, बट डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो पहले एंजाइम सेक्रीट करेंगे, ताकि उनमें जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो, उसके बाद वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, और तब उसको खाते हैं। Yes, so next is the phagotrophs. Phagotrophs, osmotrophs, saprotrophs and parasite। एक्चुअली ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सभी हीटरोट्रॉफी यानी परपोषिता को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है ये दूसरे प्लांट्स पे या एनिमल्स पे रहकर अपना
भोजन जो है उसको लेते हैं। लेकिन भोजन लेने के तरीकों के बेस पर व्हाट इज द टाइप ऑफ इन टेकिंग ऑफ फूड, मतलब भोजन किस प्रकार से लिया जाता है उसके आधार पे इनके अलग अलग नाम है। फैगोट्रॉफ का मतलब हुआ जब इनको मैक्रो कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, यानी कि आप लोगों ने प्रोटोजोआ में अमीबा के बारे में पढ़ा है कि अमीबा जो है वो अपना फूड जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में लेता है, ठोस कणों के रूप में लेता है। तो जब वो ठोस कणों के रूप में लेता है उस प्रोसेस में इसके अंदर जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है उस समय में इसको बोला जाता है फैगोट्रॉफ्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? फैगोट्रॉफ्स, राइट। एंड ऑस्मोट्रॉफ्स का मतलब होता है, ये भी हीटरोट्रोपिक यानी परपोषी प्रकार के ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड, अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से लेते हैं? वो सॉल्यूशन के फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑस्मोट्रॉफ्स। जैसे कि फंजाई हो गया या बैक्टीरियाज हो गए, इसके अंदर ये एग्जांपल्स आते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स का मतलब होता है मृत जीवी, जो मृत जीवों के ऊपर रहने वाले अपना फूड जो है मृत प्रकार के जीवों से लेते हैं। ये भी हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर वहां से कंज्यूम करते हैं और उसमें वो एब्जॉर्ब करते हैं उनको सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स परजीवी जिनको बोला जाता है। देखिए पैरासाइट्स जो होते हैं, अगर हम इनकी जब डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि पैरासाइट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ परजीवी ऐसे होते हैं, पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि लाभदायक होते हैं, और कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडीज के लिए या हमारे लिए जो है हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो जो पैरासाइट्स हैं ये भी हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि परपोषी प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन लिविंग बायोमास, यानी लिविंग का मतलब क्या हुआ? जीवित प्रकार के पौधे हों, बायोमास का मतलब हुआ इसमें प्लांट्स भी आ गए और इसके अंदर एनिमल्स भी आ गए। तो इनके अंदर सभी प्रकार के पौधों से या सभी प्रकार के एनिमल से जो वो अपना लिविंग सेंस में जीवित रूप में, जीवित रूप के ऊपर जब वो लेते हैं तब हम उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। अब इसमें आपने छोटी क्लासेस में एक एग्जांपल भी कसकटा, अमरबेल जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक परजीवी रूप में होती है। जब भी वो किसी और पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है तो उस पेड़ को वो उसके सेक्टोरियल पार्ट्स जो सक कर लेते हैं, उसका सेल्स में से सेल सैप, उसकी कोशिका का रस जो है वो चूस लेते हैं, इसलिए वो पेड़ सूख जाता है। तो ये जो कसकटा बेल होती है, जो अमर बेल होती है, वो क्या करती है? वो अपना भोजन तो ले लेती है, जो जिस प्लांट के ऊपर होती है, जिस पेड़ के ऊपर वो चढ़ती है वो जीवित होता है, लेकिन धीरे धीरे वो डेड हो जाता है। इसलिए उसको पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी परजीवी प्रकार का उसमें हम पोषण विधि कह सकते हैं। नेक्स्ट एनिमल्स में आप देखिए अलग अलग हैं। अब जनरली अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी में अगर फॉर एग्जांपल वेरी लिटिल एग्जांपल इज देयर, जैसे जूं हमारी बॉडी पे रहती है, राइट। तो जूं हमारी बॉडी से क्या लेती है? ब्लड एज अ फूड। तो उसके लिए तो हो गया फूड, और हमारी बॉडी में से जो है वो सक करके उसको ले लेती है। तो वो हम क्या है? लिविंग। तो लिविंग हमारे बॉडी में से वो हमारी ब्लड को सक कर रही है फूड के रूप में। तो इस तरह से ये पैरासाइटिक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये जनरली मैंने आपको एक लिटिल सा बहुत छोटे से माइन्यूट लेवल पे बताया ताकि आपको अंडरस्टूड है। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको मतलब इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, टर्मिनोलॉजी इकोलॉजी की और उसकी इम्पोर्टेंट जो टर्म्स यूज होती हैं उसके बारे में इसमें बताया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्टडी कीजिए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।